हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट का सेकेंड फेज और थर्ड फेज देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आईएनएम का फर्स्ट फेज 1885 से लेके 1905 तक हमने देख लिया था। तो आइए शुरू करते हैं। आई होप आप सभी को फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स सीरीज में मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से रिवाइज हो रहा होगा और हमारा ये वीडियो आप सभी को चीज़ों को रिकॉल करने में हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही फोकस के साथ पढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं। सेकेंड फेज ऑफ आईएनएम। एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 से लेके 1917 के बीच के फेज को कहते हैं। हिंदी में इसे गरम दल के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट फेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री जो था, फर्स्ट फेज ऑफ आईएनएम जो था 1885 से लेकर 1905 तक के बीच का, वो मॉडरेट्स यानी नरम दल के द्वारा डोमिनेटेड था, जबकि इसका जो सेकेंड फेज रहा है वो गरम दल के द्वारा डोमिनेटेड रहा है। ठीक है, अब रीजंस फॉर देयर इमर्जेंस। सवाल ये उठता है कि नरम दल के होते हुए एक और दल यानी एक्सट्रीमिस्ट फेज गरम दल की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो इसके कारण थे, लोगों ने ब्रिटिश के एटीट्यूड को पहचान लिया था कि ये जो अंग्रेज हैं वो शोषणकारी हैं, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर के हैं। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए हम भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। दूसरा कारण था, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस डिमोलिश्ड मिथ ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थीं जिनसे अंग्रेजों के वर्चस्व पर सवाल उठने लगे, जैसे कि एबिसीनिया या इथोपियाज विक्ट्री ओवर इटली। 1896 ईस्वी में इथोपिया, जो कि एक अफ्रीकन नेशन था, ठीक है, एक छोटी सी अफ्रीकन देश है, उसने इटली पर जीत हासिल की। बोर वॉर्स बिटवीन 1899 टू 1902, 1899 से लेकर 1902 के बीच में जो बोर की युद्ध हुई। बोर कौन है? साउथ अफ्रीका में आदिवासी किसानों के संघ यानी ग्रुप्स को बोर कहा जाता था। ठीक है, तो अंग्रेजों और इन बोर्स के बीच में युद्ध हुई थी 1899 से लेकर 1902 के बीच में। हालांकि जीत फाइनल में अंग्रेजों की हुई, लेकिन आदिवासी और किसान होते हुए भी अंग्रेजों से टक्कर लेना बड़ी हिम्मत की बात थी। एक्चुअली वो लोग गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ही एक्सपर्ट्स होते थे। इसी बल पे अंग्रेजों से वो भिड़ गए। ठीक है, तीसरा था जापान विक्ट्री ओवर रशिया इन 1905। एक छोटा सा जापान और इतना बड़ा रशिया। ठीक है, तो जब जापान की इतने बड़े रशिया पे जीत हुई 1905 में, तो इससे भारतीयों के बीच एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना जागृत हुई कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए इतने छोटे छोटे देश और इतने छोटे समुदाय के लोग भी लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं, उन्हें चैलेंज कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं? ठीक है, तीसरा कारण था रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारी प्रतिक्रियावादी पॉलिसीज अपनाई जो कि भारतीयों के हित में बिल्कुल नहीं थे। जैसा कि 1904 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट में हुआ। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1905। इन सभी एक्ट से अंग्रेजों ने भारतीय यूनिवर्सिटीज पर भी अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। फिर बाद में इन सब से भी मन नहीं भरा, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का ही विभाजन कर दिया। ठीक है,
नेक्स्ट था एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट एंड इमर्जेंस ऑफ ट्रेन लीडरशिप। इन सभी चीजों को देखते हुए लोगों ने प्रतिक्रिया और विरोध करना शुरू किया और फलस्वरूप कुछ उग्रवादी सोच के लोग आगे आए जिन्हें हम लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट्स का नाम दिया। अब इन्हें उग्रवादी सोच के लोग क्यों कहा गया? क्योंकि ये लोग प्रेयर्स और पिटीशन में विश्वास नहीं रखते थे। चिट्ठी पूर्जी लिखना, नेगोशिएशंस यानी बातचीत करना, इन सब पे इनका विश्वास नहीं था। ये लोग अंग्रेजों को अपने तरीके से सबक सिखाना चाहते थे, जैसे कि हड़ताल करना, डिमोन्स्ट्रेशंस करना, ठीक है, बॉनफायर्स करना, बॉयकॉट करना, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में जो सबसे फेमस हैं वो हैं लाल बाल पाल, जिनको कि ट्रायो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लाल से लाल लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। इन लोगों ने 1905 से लेकर 1918 के बीच में खूब काम किया, खासकर स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट करने में, फॉरेन गुड्स जो विदेशी सामान थे उसको बहिष्कार यानी बॉयकॉट करने में, और इंडियन गुड्स को प्रमोट करने में, ठीक है। उनका कहना था कि विदेशी सामान को यूज करना छोड़ो और अपने देश के सामान को यूज करो। उन्होंने बंगाल विभाजन का भी पुरजोर विरोध किया। लाला लाजपत राय के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखें। जैसे उन्होंने आर्य समाज के प्रभाव में रहकर नेशनल स्कूल एट लाहौर की स्थापना की। उन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, AITUC 1920 की अध्यक्षता की, ठीक है। यह एक व्यापार संघ था। उन्होंने साइमन कमीशन जो कि 1928 में आया था, ठीक है, उसका लाहौर में पुरजोर विरोध किया, जिसके दौरान उनको लाठीचार्ज में वो बुरी तरह घायल हो गए और 1920 में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाल गंगाधर तिलक। जहां लाला लाजपत राय आर्य समाज के इन्फ्लुएंस में थे, वहीं बाल गंगाधर तिलक आगरकर, रानाडे और नारोजी के सोच से काफी प्रभावित थे। उन्होंने गणपति फेस्टिवल 1893 में शुरुआत करा ताकि फेस्टिवल के थ्रू गाने बजाने से स्वतंत्रता के मैसेजेस को फैलाया जा सके। और फिर 1895 में शिवाजी फेस्टिवल की भी शुरुआत की और जो नौजवान मराठीज थे उनको प्रभावित किया, उनको एनकरेज किया, हिम्मत दिया कि तुम लोग भी शिवाजी की तरह हिम्मत वाले बनो, ठीक है, और अंग्रेजों का विरोध करो। बाल गंगाधर तिलक को बर्मा के मैंडले जेल में भेज दिया गया था। उन्हें 1897 में 18 महीने की कड़ी जेल की सजा काटनी पड़ी। लोगों को भड़काने के आरोप में उन्हें जेल भेजा गया था। उन्हें पॉपुलरली लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 2 न्यूज़पेपर की शुरुआत करी, अंग्रेजी में मराठा और मराठी भाषा में केसरी नामक न्यूज़पेपर की शुरुआत करी। उन्होंने 1896-97 के समय नो टैक्स कैंपेन की भी शुरुआत करी थी महाराष्ट्र में, जिसमें उन्होंने छोटे मोटे पेजेंट से, फार्मर से यह आग्रह किया कि अगर उनका फसल फेल हो जाए तो वो जमीनी कर देने से मना कर दें। फिर 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की भी शुरुआत करी एनी बेसेंट के बाद, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने क्या करा, ही डिस्कार्डेड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म
इन्होंने जो कट्टरवादी हिंदू की रीतियां थी उसका विरोध करा। वह ब्रह्मो समाज में शामिल हो गए। फिर इंग्लैंड और अमेरिका भी विजिट करा। इंडियन नेशनल मूवमेंट को प्रमोट करने के सिलसिले में उन्होंने दो साप्ताहिक अंग्रेजी न्यूज़पेपर निकाला, न्यू इंडिया और वंदे मातरम। उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को भी लीड करा और उन्होंने जबरदस्त रूप से पार्टिसिपेट करा, भाग लिया स्वदेशी मूवमेंट में। अंग्रेजी यानी विदेशी सामानों को बहिष्कार करने में, नेशनल एजुकेशन यानी राष्ट्रीय शिक्षा को प्रमोट करने में, स्वराज को प्रमोट करने में, और पैसिव रेसिस्टेंस मतलब इनडायरेक्टली अंग्रेजों के पॉलिसीज को भी विरोध करा। ठीक है। इन ट्रायो लीडर्स के बाद, ट्रायो कौन थे? लाल, बाल, पाल। ये तीनों मुख्य रूप से एक्सट्रीमिस्ट लीडर में गिने जाते हैं। लेकिन इन तीनों लीडर्स के अलावा भी अरबिंदो घोष एक बहुत ही एक्टिव एक्सट्रीमिस्ट लीडर माने जाते हैं। इन्होंने आईसीएस एग्जाम पास करा था, जो कि आज के डेट में आईएएस एग्जाम है। ठीक है। उस समय इसको इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता था। पहले तो शुरू में ये केवल जो है इंग्लैंड में ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था, लेकिन बाद में यह इंडिया में भी होने लगा। ठीक है। तो इन्होंने बहुत ही रिकॉर्ड मार्क्स के साथ यानी एकदम डिस्टिंक्शन के साथ जो है इस एग्जाम को पास किया था, ग्रीक और लैटिन दोनों भाषा में। ये जो है मुख्य रूप से बॉर्न और ब्रॉट अप थे यूरोपियन लाइफस्टाइल में, मतलब कि इनका जन्म भले ही इंडिया में हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण सब कुछ जो है विदेशी की तरह हुआ था। ठीक है। इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने एक बंगाली डेली न्यूज़पेपर को शुरुआत करा, जुगांतर। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा, जुगांतर न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय हुम? तो आंसर होगा अरबिंदो घोष। वंदे मातरम में भी इनके आर्टिकल्स छपते थे, काफी क्रांतिकारी आर्टिकल्स होते थे इनके। बंगाल और महाराष्ट्र में इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज में, गुप्त संस्थाएं में काम करा था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है जो अरबिंदो घोष से जुड़ा हुआ है, वो है मानिकतला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, जो कि कलकत्ता में हुआ था। इस केस में अरबिंदो घोष को ट्रायल किया गया था। बाद में स्वतंत्रता सेनानी से रिटायर्ड होके योगी बन गए और पौंडीचेरी चले गए। अब मेथड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स, ये जो उग्रवादी सोच के लोग थे यानी गरम दल के लोग थे, ये दो तरह के मेथड्स अपनाते थे। पहला था पैसिव रेसिस्टेंस और दूसरा था प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। पैसिव रेसिस्टेंस में क्या हुआ? दैट इज नॉन कोऑपरेटिंग विद ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय बॉयकॉटिंग गवर्नमेंट सर्विस, कोर्ट्स एंड स्कूल्स। डायरेक्ट रूप से विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चिट्ठी पुर्जी पे भी विश्वास नहीं करते हैं, बातचीत पे भी विश्वास नहीं करते हैं। ये क्या करेंगे? ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करेंगे। ठीक है। नॉन कोऑपरेशन करेंगे। कैसे असहयोग करेंगे? तो विदेशी सामानों को बहिष्कार करके, सरकारी सेवाओं को बहिष्कार करके, कोर्ट्स हो गया, स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हो गए, सरकारी स्कूल्स हो गए, ठीक है, इन सब का वो बहिष्कार करेंगे। रेलवेज हो गए, टेलीग्राफ्स हो गया, पोस्ट्स हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, इन सब का ये बहिष्कार करेंगे और एक तरह से पैसिव रेसिस्टेंस दिखाएंगे। और दूसरा मेथड था कि स्वदेशी को, मतलब अपने देश के बने हुए चीजों को प्रमोट करना है और विदेशी सामानों को बहिष्कार करना है। ठीक है। अब आते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि 1905 में हुआ। बंगाल का विभाजन करना है, ऐसा निर्णय जो है अनाउंसमेंट कब हुआ? 19 जुलाई 1905 को। ठीक है। लेकिन यह प्रभाव में कब आया, मतलब एक्चुअली विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद टिक लगाना है। ठीक है। अगर पूछेगा कि व्हेन वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल डन, तब आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905। और अगर क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस्ड, आंसर होगा 19 जुलाई 1905।
कारण क्या था बंगाल विभाजन का? तो पहला कारण था कम्युनल गल्फ बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, मतलब फूट डालना, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में, ठीक है, एक डिवाइड पैदा करना। और दूसरा था टू कर्ब राइजिंग पावर ऑफ बंगाल इंटेलिजेंसिया। बंगाल जो है वो एक तो मुख्य केंद्र था, उस पर से वहां पे एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग काफी ज्यादा थे, इंटेलिजेंट लोग थे, ठीक है, काफी पढ़े लिखे लोग थे, जिनको कि सही और गलत सब कुछ समझ में आता था। ब्रिटिश पॉलिसीज के बारे में सब कुछ वो सही और गलत का फैसला कर लेते थे। तो इस तरह से क्या होता था कि धीरे धीरे वो लोग एक ग्रुप्स बना रहे थे, ठीक है, आपस में जो पढ़े लिखे एजुकेटेड मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया थे वो लोग ग्रुप बना रहे थे। और धीरे धीरे क्या होता, ये सभी ग्रुप्स मिलके इनकी पावर बढ़ते जाती। और अगर बंगाल यूनाइटेड रहता तो ब्रिटिशर्स को हो सकता है कि 1857 क्रांति से भी बड़ा क्रांति का सामना करना पड़ता बंगाल प्रदेश से, ठीक है। तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए उन्होंने सोचा कि बंगाल को ही विभाजित कर दें। तो क्या होगा, इनकी यूनिटी भी टूट जाएगी, ठीक है। तो बंगाल जो है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट था ईस्टर्न बंगाल, और उस समय का जो बंगाल था उसमें बिहार और उड़ीसा मिला हुआ था, ठीक है। और ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहला पार्ट जो है किस किस को इंक्लूड करा, तो ईस्टर्न बंगाल प्लस असम, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी था, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो था वेस्ट बंगाल, जिसमें कि दार्जिलिंग प्लस बिहार प्लस उड़ीसा आ गया, ठीक है। तो दो भाग में विभाजित हो गया बंगाल, एक हो गया पूर्वी बंगाल, दूसरा हो गया पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में आ गया असम आ गया, और ये पूर्वी बंगाल प्लस असम जो था मुस्लिम डोमिनेटेड था, ठीक है, मतलब मुस्लिम लोग ज्यादा पॉपुलेशन जनसंख्या में मौजूद थे इस पार्ट में। और इसका कैपिटल बनाया गया ढाका, जिसको कि आजकल हम लोग ढाका के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि यही ईस्टर्न बंगाल जो है वो अब बांग्लादेश के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि एक अलग एक देश बन चुका है। ऐसा किसने किया? इंदिरा गांधी ने, ठीक है। तो उस समय वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे? बैमफील्ड फुलर, ठीक है। तो जो पूर्वी बंगाल वाला पार्ट था उसका गवर्नर बनाया गया बी फुलर को, और जो पश्चिमी बंगाल वाला पार्ट था जिसमें कि दार्जिलिंग बिहार और उड़ीसा शामिल था, उसका कैपिटल बनाया गया कलकत्ता, जो आज भी है कि नहीं, जिसको हम लोग वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका गवर्नर बनाया गया एंड्रयू फ्रेजर को, ठीक है। तो दो भागों में विभाजित किया गया, दोनों में अलग अलग गवर्नर अलॉट कर दिया गया। अब 16 अक्टूबर 1905 को एक्चुअली में कौन कौन से इवेंट्स हुए, क्या क्या घटनाएं घटी, आइए देखते हैं। तो जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ उस दिन को राष्ट्रीय शोक के रूप में पूरे बंगाल में मनाया गया, ठीक है। इट वॉज द डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग इन बंगाल। और तो और वो जो है व्रत का दिवस भी मनाया गया, ठीक है, जहां पे लोगों ने फास्टिंग करा। पूरे बंगाल में वंदे मातरम की गूंज रही थी। उस दिन लोग भाईचारे और एकता को दर्शाने के लिए रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भी मनाए, एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी और अमार सोनार बांग्ला का गीत भी गाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गाने को कंपोज करा है, और अमार सोनार बांग्ला जो है वो, ठीक है, आज के डेट में बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। अब अंग्रेजों के द्वारा यह कारण दिया गया कि बंगाल का विभाजन जरूरी है, ताकि जो बंगाल का जो पूर्वी क्षेत्र है जो कि बहुत कम विकसित है उसको डेवलप और ग्रो करने के लिए बंगाल डिवीजन इज नेसेसरी, ठीक है। बंगाल को डिवाइड करना इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब प्रशासन में आसानी हो सके, इस नजरिए से इस बड़े से प्रदेश को दो भागों में बांटा जा रहा है। हालांकि वास्तविक मंशा कुछ और ही थी। नेक्स्ट है स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट 1905 से 1908, ठीक है। इस फेज को क्या कहते हैं? स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का समय।
7 अगस्त 1905 को बॉयकॉट रेजोल्यूशन पास करा गया। मतलब इस दिन जो है बहिष्कार का संकल्प लिया गया। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग लीडर्स ने स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया, जैसे कि माननीय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को पूना और बॉम्बे में स्प्रेड करा, मतलब फैलाया, प्रमोट करा। वहीं अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को लीड किया। दिल्ली में सैयद हैदर राजा के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन आगे बढ़ा, जबकि मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को लीडरशिप प्रदान किया। ठीक है। 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन बनारस में हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। आप लोगों को पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु यानी राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। एक्सट्रीमिस्ट का क्या व्यू था स्वदेशी आंदोलन के बारे में? तो जो गरम दल के लीडर्स थे, ठीक है, उनका मानना था, खासकर जो लाल बाल पाल प्लस अरबिंदो घोष थे, उनका मानना था कि यह जो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का मूवमेंट चल रहा है, यह केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे पैन इंडिया लेवल पे यानी पूरे देश में इसको फैलना चाहिए। हालांकि जो नरम दल के लोग थे, मॉडरेट्स थे, वो उनसे सहमत नहीं थे और ना ही इसमें इंटरेस्टेड रखते थे। 1906 का जो कलकत्ता सेशन था, ठीक है, वो दादा भाई नारोजी के अध्यक्षता में हुआ और इसमें कांग्रेस का लक्ष्य रखा गया स्वराज, दैट इज सेल्फ गवर्नमेंट। स्व जोड़ राज्य, ठीक है, मतलब खुद की सरकार, ठीक है, स्वशासन। अब कुछ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, समितिज बनाए गए, जिसमें से एक मुख्य समिति का नाम था स्वदेश बांधव समिति, जिसको लीड कर रहे थे अश्विनी कुमार दत्त ऑफ बारिसल। ठीक है, बारिसल के जो अश्विनी कुमार दत्त थे, वो स्वदेशी बांधव समिति के मुख्य नेतृत्वकर्ता थे और ये एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब खुद से बनाई गई संस्था थी। ठीक है। अब स्वदेशी मूवमेंट का मुख्य ऑब्जेक्टिव यानी मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा सेल्फ रिलायंट यानी आत्मशक्ति। मतलब स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था कि आत्मा की शक्ति को जागृत किया जाए, आत्मा की शक्ति को और ज्यादा पावरफुल बनाया जाए, ताकि हम दूसरे पर निर्भर ना रह के खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आत्मनिर्भर भारत पर बहुत ज्यादा बल देते हैं, जोर देते हैं। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक गुड्स को प्रमोट किया जा सके, ना केवल नेशनल मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी, है कि नहीं? तो कुछ मिलता जुलता उद्देश्य जो था उस समय के लीडर्स का भी था कि सेल्फ रिलायंट बने हम लोग, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बने, फॉरेन गुड्स पे ना बल्कि खुद के इंडियन मेड गुड्स पे हम लोग डिपेंडेंट रहे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है या इंडिया का जो भी इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करेगा। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन इस स्वदेशी से रिलेटेड क्वेश्चन भी किसी एग्जाम्स में पूछे हुआ है। ठीक है, पूछा गया है। आइए इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। द नोशन ऑफ स्वदेशी वॉज सेंटर्ड अराउंड सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता विच हैड मल्टीपल मीनिंग्स। अब इस आत्मनिर्भरता का भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मीनिंग निकल के आता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। जैसे कि पहला, सोशल स्फेयर में यानी सामाजिक दृष्टिकोण से स्वदेशी का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स असर्शन ऑफ नेशनल डिग्निटी, ऑनर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो स्वदेशी का मतलब होता है आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, राष्ट्र का सम्मान। ठीक है, जबकि वहीं पॉलिटिकल स्फीयर में मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका मतलब होता है सेल्फ गवर्नेंस, स्वशासन या स्वराज। वहीं इकोनॉमिक स्फीयर में यानी आर्थिक दृष्टिकोण से इसका मतलब होता है स्ट्रेंथनिंग द इंडिजिनस इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस,
मतलब खुद का जो इंडस्ट्रीज है, मतलब स्वदेशी इंडस्ट्रीज जो है उसको स्ट्रेंथन करना और मजबूत बनाना, जो देसी एंटरप्राइजेस हैं, कंपनीज है, उसको प्रमोट करना, उनके गुड्स को प्रमोट करना, यूज करना। अब यहां देख रहे हो क्या लिखा है, स्वदेशी हैड प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन हैंडलूम इंडस्ट्री, इट ब्रॉट अ सिग्निफिकेंट रिवाइवल इन हैंडलूम, सिल्क वीविंग एंड अदर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स। मतलब स्वदेशी आंदोलन का इतना ज्यादा प्रभाव, बास्केट्स बनते हैं, झूला बनते हैं बांस के, है कि नहीं, बहुत सारे फर्नीचर्स बनते हैं, कारपेट्स हो गए, है कि नहीं, जो खादी के कपड़े हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, या सिल्क के कपड़े हो गए, कोई भी और पारंपरिक जो क्राफ्ट्स होते हैं ये सब बनते हैं। तो ये सभी हमारा स्वदेशी इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट से इन सभी फैक्ट्रीज को बूस्ट मिलता है, इसीलिए आज भी हम लोग को जो है स्वदेशी वस्तुएं ज्यादा उपयोग में लानी चाहिए, ठीक है। अब तो जो है गवर्नमेंट के प्रयासों से खादी का काफी ज्यादा प्रमोशन बढ़ा है, लोग खादी के कपड़े पहनने लगे हैं, खादी के चीजें उपयोग करने लगे हैं। नहीं तो पहले तो क्या होता था कि केवल विदेशी ब्रांड के कपड़े ही लोग खरीदते थे, है कि नहीं, जैसे कि ली हो गया, वुडलैंड हो गया। आज भी जो है कार में ही चले जाओ तो कार के शोरूम में ज्यादातर विदेशी कार ही देखने को मिलते हैं, है कि नहीं, विदेशी कंपनी के। अब देखो स्वदेशी आंदोलन का इम्पैक्ट ये पड़ा कि बहुत जगह स्वदेशी इंस्टीट्यूशंस स्थापित हुए, ठीक है। जैसे कि बंगाल में बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया, जिसके प्रिंसिपल औरोबिंदो घोष को बनाया गया। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। 1906 में ही औरोबिंदो घोष ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेट करा। बंगाल में टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई। बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री को फाउंड करा गया, जिसके देखरेख आचार्य पीसी रे के अंदर में थी। स्वदेशी मूवमेंट को अगर हम एसेस करें, ठीक है, इसको कंक्लूड करें, तो इसका बहुत प्रभाव पड़ा अंग्रेजों पर, क्योंकि इस आंदोलन में बहुत लोगों की भूमिका रही। सबसे पहले तो प्रेस की जबरदस्त भूमिका रही। बंगाल में बहुत सारे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स निकाले गए क्रांतिकारियों और लीडर्स के द्वारा, जिसने कि एक पब्लिक में जागरूकता का भी काम किया और बंगाल विभाजन को भी विरोध करा। जैसे यहाँ ये जो टेबल दे रखा है, इसमें कुछ न्यूज़पेपर्स और किसके द्वारा ये न्यूज़पेपर्स निकाले गए उन सभी लीडर्स के नाम दे रखे हैं। आइए देखते हैं इन सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट करने में। पहला है के मित्रा, इन्होंने संजीवनी न्यूज़पेपर निकाला। वहीं सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बंगाली न्यूज़पेपर निकाला। मोतीलाल घोष ने अमृता बाजार पत्रिका, ठीक है। वहीं ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने संध्या न्यूज़पेपर निकाला। वहीं बिपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम, हमने देख लिया था। युगांतर बरिंद्र घोष, अब देखो वहां पे जो हम लोगों ने देखा था वो था जुगांतर, ठीक है। जुगांतर औरोबिंदो घोष ने निकाला था, जबकि ये जो बरिंद्र घोष है वो भी औरोबिंदो घोष के भाई हैं, ठीक है। तो इन्होंने निकाला है युगांतर, और औरोबिंदो घोष जो कि बाद में जोगी बन गए, उन्होंने निकाला जुगांतर, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फिर है हिताब्दी, ठीक है, इसको द्विजेंद्र नाथ टैगोर ने पब्लिश करा। क्लियर है। प्रेस के रोल के बाद स्टूडेंट्स का भी रोल काफी ज्यादा अहम रहा स्वदेशी आंदोलन में। स्टूडेंट्स लोगों ने जो अंग्रेजों की इंस्टीट्यूशंस थी, यूनिवर्सिटीज थी, ठीक है, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे, उनको बहिष्कार करा। हालांकि इसका अंग्रेजों ने बहुत ही कड़ा तरीके से बदला लिया। जो भी छात्र इन सभी बहिष्कार में शामिल थे उनको हमेशा के लिए स्कूल कॉलेजेस
से बर्खास्त कर दिया और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और जॉब से पूरी तरह डिस्क्वालीफाई कर दिया। वुमेन का रोल भी काफी अहम रहा है स्वदेशी आंदोलन में। पहली बार वुमेन स्टेप्ड आउट फ्रॉम द डोमेस्टिक रियल्म टू द स्ट्रीट्स, मतलब अपने घर से बाहर निकल के वे सड़क पर आई, स्वदेशी आंदोलन को ठीक है प्रमोट करा, साथ दिया इस आंदोलन में। खासकर जो अर्बन मिडिल क्लास की वुमेन थी, मतलब जो शहरी मिडिल क्लास की लेडीज थी, उन्होंने बढ़ चढ़ के एक्टिवली पार्टिसिपेट करा इस आंदोलन में। सिर्फ पार्टिसिपेट ही न करा बल्कि दूसरे लेडीज को भी, दूसरे वुमेन को भी मोबिलाइज करा, मतलब मोटिवेट करा कि आप भी इस आंदोलन में शामिल हो जाएं। ठीक है, और बहुत सारी लेडीज तो खुद धरना पे बैठ गईं, ठीक है, और विरोध प्रदर्शन में जबरदस्त रूप से भाग लिया। मुस्लिम्स का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है स्वदेशी आंदोलन में। बहुत सारे मुस्लिम नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जैसे कि अब्दुल रसूल जो कि पेशे से वकील थे, गजनबी जो कि बिजनेसमैन थे, लियाकत हुसैन जो कि बहुत ही फेमस लीडर थे। इन सभी ने स्वदेशी मूवमेंट में भाग लिया। हालांकि जो पॉपुलर लीडर थे मुस्लिम के, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने तो रेवोल्यूशनरी मिलिटेंट्स के ग्रुप को ही ज्वाइन कर लिया था, मतलब जो क्रांतिकारी ग्रुप थी उसका ही हिस्सा बन गए थे वो। हालांकि ज्यादातर जो मुस्लिम्स थे जो कि मिडिल और अपर क्लास को बिलोंग करते थे, उन्होंने इन आंदोलन और विरोध प्रदर्शन से दूरी बनाने में ही समझदारी समझी। उन्होंने ना तो स्वदेशी मूवमेंट में नेशनलिस्ट्स को, जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी लोग थे, उनको सपोर्ट करा और ना ही अंग्रेजों को समर्थन दिया। वो न्यूट्रल रह गए। हालांकि बहुत सारे मुस्लिम्स ढाका नवाब के प्रभाव में आकर ईस्टर्न बंगाल के विभाजन के विरोध प्रदर्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करा। लॉर्ड कर्जन ने अपने ईस्ट बंगाल के टूर के दौरान यह कहा था कि पार्टीशन का एक एस्पेक्ट यह भी था कि एक मोहम्मडन प्रोविंस बनाया जाए जहां पे इस्लाम यानी मुस्लिम्स प्रीडोमिनेंट हों। मतलब बंगाल का विभाजन करने के पीछे एक मकसद ये भी था कि एक मोहम्मडन राज्य बन जाए, ठीक है, जहां पे मुस्लिम्स का मेजॉरिटी हो, ठीक है, इस्लाम प्रीडोमिनेंट हो, ठीक है। अब स्वदेशी मूवमेंट का ऑल इंडिया कैरेक्टर क्या रहा, ठीक है। जल्द ही क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट बंगाल से निकलकर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में फैल गया, जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। और इस आंदोलन को पॉपुलराइज करने में बाल गंगाधर तिलक की एक मुख्य भूमिका रही। यह कहना गलत नहीं होगा कि स्वदेशी मूवमेंट जो है एक मास पॉलिटिकल स्ट्रगल के रूप में इमर्ज होके सामने आया। स्वदेशी मूवमेंट और कल्चर की बात करें, मतलब इस स्वदेशी आंदोलन से कुछ सांस्कृतिक तथ्य भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि इस आंदोलन को पॉपुलराइज करने के दौरान बंगाली फोक म्यूजिक का यूज करा गया, ठीक है। और इस बंगाली फोक म्यूजिक को पाली गीत और जरीगन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि पाली गीत और जरीगन आर एसोसिएटेड विद, तो 4 ऑप्शन होगा, स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो क्या आंसर लगाओगे, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है फेरी टेल्स कलेक्शन, ठाकुर मार झूली। ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, ठीक है, ये PYQ है कि परियों से जुड़ी हुई जो कथा का कलेक्शन है, इसको भी स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ठीक है, प्रयोग में लाया गया। और इस कलेक्शन का एक नाम है ठाकुर मार झूली, इसको बंगाल में लोग कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब
दादी माँ की कहानियां, ठीक है, दादी माँ के किस्से। इसको किसने लिखा है? दक्षिण रंजन मित्र मजूमदार के द्वारा ठाकुर मारझूली लिखी हुई है, ठीक है। और इस फेरी टेल्स कलेक्शन का यूज स्वदेशी मूवमेंट में करा गया। अब नंदलाल बोस जो थे वो पहले रेसिपिएंट थे ऑफ स्कॉलरशिप बाय इंडियन सोसाइटी, मतलब भारतीय समाज के द्वारा स्कॉलरशिप किसको सबसे पहले दी गई? तो वो थे नंदलाल बोस। अभी तक केवल ब्रिटिश सोसाइटी ही स्कॉलरशिप देने का काम करती थी। अब आते हैं हम लोग सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस में। 1907 में क्या हुआ? गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए, ठीक है। ये तो होना ही था, क्यों? दोनों का सोच जो अलग था, दोनों का सोच, दोनों का व्यवहार, दोनों का एक्शन, बिहेवियर सब कुछ अलग था, ठीक है। नहीं, मेथड्स अलग थे। क्या डिफरेंसेस थे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में? तो पहला है, मॉडरेट्स बिलीव करते थे 3 P's पे, प्रेयर्स, पेटिशंस एंड प्लीज, ठीक है। मतलब प्रार्थना कर लें, कुछ चिट्ठी पुर्जी लिख दें, रिक्वेस्ट कर लें, ठीक है, बातचीत कर लें ब्रिटिशर से, अपना काम ऐसे ही इन्हीं मेथड से बन जाएगा। जबकि एक्सट्रीमिस्ट बिलीव करते थे पैसिव रेसिस्टेंस में, कि हमें बहिष्कार करना है, हमें जो है उनके साथ असहयोग करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, वांटेड टू वर्क विद इन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल एम्बिट। मॉडरेट्स क्या चाहते थे, नरम दल के लोग, कि ब्रिटिशर्स के प्रशासन में रहने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें भी अपने साथ शामिल कर लें अपने राजनीतिक कार्यों में, बस इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहते। जबकि एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि एक सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट हो, मतलब एक स्व प्रशासन का सिस्टम हो, जिसमें कि हम इंडियंस जो है अपने देश को खुद से गवर्न कर सके, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, स्वशासन कर सके, जो कि ब्रिटिश डोमिनियन से अलग हो, बाहर हो, ठीक है। ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर नहीं रहना चाहते थे, ब्रिटिश डोमिनियन के बाहर रहकर एक स्व शासन का सिस्टम चाहते थे। तीसरा है, मॉडरेट्स बिलीव करते थे कि मास अवेयरनेस कर दो, मतलब लोगों में जागरूकता फैला दो, बस हमारा काम हो जाएगा। जबकि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे मास पार्टिसिपेशन, केवल जागरूकता से काम नहीं चलेगा, बल्कि लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए बोलो, पार्टिसिपेट करने के लिए बोलो इन आंदोलन में, तब जाके काम बनेगा। चौथा था, मॉडरेट्स वांटेड टू प्रोटेस्ट ऑन अ लिमिटेड स्केल विद इन कन्फाइंड बाउंड्रीज। मॉडरेट्स चाहते थे सीमित बाउंड्री में ही जो है प्रोटेस्ट किया जाए, ठीक है, विरोध किया जाए। जबकि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि ये विरोध जो है पूरे भारत में फैले, पैन इंडिया लेवल पे फैले, ना केवल बंगाल तक सीमित रह जाए। जब कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, तो सवाल ये उठा कि अब कांग्रेस के सेशन का अध्यक्षता कौन करेगा। इस सवाल का हल ढूंढने के लिए आपसी वोटिंग किया गया, जिसमें मॉडरेट की तरफ से जो कैंडिडेट खड़े हुए वो थे रास बिहारी घोष, और एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से जो कैंडिडेट खड़े हुए वो थे लाला लाजपत राय। इन दोनों में से मॉडरेट के कैंडिडेट की जीत हुई। दैट मीन्स रास बिहारी घोष सूरत के सेशन के अध्यक्ष बने। कौन से ऐसे इश्यूज थे जिसके कारण मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में दरार पड़ी? तो ये इश्यूज थे सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वराज का, स्वशासन का, बॉयकॉट यानी बहिष्कार का, नेशनल एजुकेशन का, ठीक है। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स जब अलग हुए तो इसका परिणाम यह हुआ कि मॉडरेट्स ने कांग्रेस पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल कर लिया। जहां एक और नरम दल ने कांग्रेस
और अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। वहीं गरम दल के जो सदस्य थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, उन्हें 6 साल के लिए मैंडले जेल जाना पड़ा। बिपिन चंद्र पाल पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए। लाला लाजपत राय ब्रिटेन छोड़ के भारत छोड़ के ब्रिटेन चले गए 1908 में। और अरबिंदो घोष पौंडीचेरी जाकर योगी बन गए। फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1906 को कुछ मुस्लिम संगठन आगा खान के नेतृत्व में शिमला में लॉर्ड मिंटो से मुलाकात किए। इन सभी प्रतिनिधियों ने इंडियन मुस्लिम्स के लिए एक प्रिविलेज्ड पोजीशन की डिमांड करी। मतलब कि इनका डिमांड था कि मुस्लिम्स को कुछ फेवरेबल पोजीशन मिले। इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में इसकी स्थापना हुई। अब मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन बने, तो इसका आंसर है नवाब वकर उल मुल्क। ठीक है। अब अमृतसर सेशन 1908 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग का जो अमृतसर सेशन था 1908 का, वो सैयद इमाम के नेतृत्व में हुआ। इस सेशन में मुस्लिम के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी गई। मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड रखी गई। इसका क्या मतलब हुआ कि मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र जो है, ठीक है, जहां पे जिस क्षेत्र में मुस्लिम्स का वर्चस्व है उसे केवल मुस्लिम्स ही वोट डालेंगे। मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम्स वोट डालेंगे। ठीक है। तो ये हो गया एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। हालांकि यह डिमांड अभी तो नहीं, लेकिन 1909 यानी नेक्स्ट ईयर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में इस डिमांड को पूरा किया गया। ठीक है। मतलब मुस्लिम्स कुड वोट एक्सक्लूसिवली फॉर मुस्लिम्स एंड कैंडिडेट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज स्पेशली रिजर्व फॉर देम। है कि नहीं, मुस्लिम्स के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व रहेंगे और मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम्स ही केवल वोट कर सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब हुआ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, जिसकी डिमांड जो है फुलफिल हुई 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में। आगे देखते हैं। दिल्ली दरबार एंड एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब बंगाल विभाजन जो है उसे रद्द कर दिया गया। कब? 1911 में। क्यों? क्योंकि किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आए। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कर डाली 12 दिसंबर 1911 को। ये जो घोषणा थी बंगाल विभाजन को रद्द करने की, अरुणडेले कमेटी के रिकमेंडेशन यानी उनके सिफारिश, इस समिति अरुणडेले समिति के सिफारिश के आधार पे की गई थी। इस घोषणा के तहत बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया। तीसरा पॉइंट, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। चौथा पॉइंट, एक नया प्रोविंस मतलब बंगाल का एक नया प्रदेश बनाया गया जिसमें कि केवल बंगाली बोलने वाले क्षेत्र आएंगे। और चौथा पॉइंट, आसाम को एक अलग क्षेत्र बना दिया गया जिसमें कि सिलहट डिस्ट्रिक्ट जो कि पहले बंगाल के अंतर्गत आता था उसको भी शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं लखनऊ पैक्ट 1916। पैक्ट का मतलब क्या होता है? एक तरह का एग्रीमेंट, एक तरह का संधि। ठीक है। ये जो लखनऊ सेशन था आईएनसी का 1916 वाला, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने करा था।
इसमें 2 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम हुए। एक्सट्रीमिस्ट्स फिर से आईएनसी में शामिल हो गए और दूसरा कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों फिर से हाथ मिला लिए। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को आपस में नहीं पटता था, नहीं बनता था एक दूसरे से, लेकिन तिलक और एनी बेसेंट के अथक प्रयासों के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में संधि स्थापित हो गई। ऐसा संभव इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को ऊपरी मन से हामी भर दी थी। ठीक है, अब मुस्लिम लीग का जो अपना एनुअल सेशन होता था वो भी 1916 में हुआ लखनऊ में ही, और ये मोहम्मद अली जिन्ना के अध्यक्षता में हुआ। क्लियर है, आईएनसी का सेशन हुआ 1916 लखनऊ में अंबिका चरण मजुमदार की अध्यक्षता में। मुस्लिम लीग का 1916 का लखनऊ सेशन हुआ अंडर मोहम्मद अली जिन्ना। होम रूल मूवमेंट को देखते हैं। होम रूल मूवमेंट, इसका लिटरल मीनिंग है सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब स्वशासन। होम का मतलब क्या हो गया, घर, और रूल का मतलब शासन, मतलब घर का शासन। ठीक है, एक तरह का स्वशासन। अब इसको एनी बेसेंट और तिलक दोनों ने शुरू करा। एनी बेसेंट ने इसको सितंबर 1916 में लॉन्च करा, जबकि तिलक ने एनी बेसेंट से पहले ही 28 अप्रैल 1916 में लॉन्च कर दिया था बेलगांव में। एनी बेसेंट ने इसको लॉन्च करा और इसके सेक्रेटरी अरुण डेले को बना दिया। इन्होंने इंडिया के बाकी भागों में होम रूल मूवमेंट को लॉन्च करा और हेडक्वार्टर अडियार मद्रास में रखा, जबकि तिलक ने बेलगांव में इसकी शुरुआत करी। उसके बाद इसको महाराष्ट्र, खाली बॉम्बे को छोड़ के, फिर कर्नाटका, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंसेस, बेरार, इन सभी में होम रूल मूवमेंट की स्थापना किया। एनी बेसेंट ने 2 पेपर्स निकाले, लॉन्च किए, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, जबकि तिलक ने 2 पेपर्स निकाले, मराठा इन इंग्लिश और केसरी इन मराठी। एनी बेसेंट के लीग को ज्वाइन करने वालों में लीडर्स थे मोतीलाल नेहरू, उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। क्लियर है, और एनी बेसेंट के लीग के सेक्रेटरी कौन थे, अरुण डेले। सबसे ज्यादा होम रूल लीग के ब्रांचेस मद्रास में खोले गए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके सदस्यों को होम रूल लीग ज्वाइन करने की अनुमति नहीं थी। बाल गंगाधर तिलक ने एक केस फाइल कर दिया था वैलेंटाइन चिरोल के अगेंस्ट, क्योंकि इस अंग्रेज लेखक ने तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहकर बुलाया था। अपने किताब में इस नाम से तिलक को संबोधित करा था। ठीक है, उन्होंने तिलक को भारतीय अस्थिरता का जनक कहा था। फिर है मॉन्टेग डिक्लेरेशन 1917, 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग ने, कौन थे मॉन्टेग? मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया का। उन्होंने 1917 में 20 अगस्त 1917 को इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की, डिक्लेरेशन दिया कि अब जो उनका गोल है, लक्ष्य है कि वो ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को प्रशासन में शामिल करें ताकि एक जिम्मेदार शासन भारत का हो सके। यह जो डिक्लेरेशन था वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का आधार बना। एक तरफ मॉडरेट्स ने इस घोषणा को पूरे मन से स्वीकारा और इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया का नाम दिया, वहीं
राष्ट्रवादी ने इसके क्रिटिसाइज करा एज अ फॉलिंग शॉर्ट ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंडिया, मतलब कि ये भारत की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। तिलक ने मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन को कैरेक्टराइज किया एज सनलेस डॉन, एक ऐसा भोर जिसमें कि सूरज ही नहीं है। रेवोल्यूशनरी टेररिज्म के फेजेस को देखें तो क्रांतिकारी आतंकवाद का पहला फेज देश के अलग अलग भागों में फैला हुआ था, जैसे कि महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, मद्रास एक्सेट्रा। महाराष्ट्र में बहुत सारी घटनाएं हुई, जिसमें से पहला था कि चितपावन ब्राह्मण्स ने पूना डिस्ट्रिक्ट में एक सेडेशियस कमेटी का फॉर्मेशन करा, एक विद्रोही समिति बनाया। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने गणपति फेस्टिवल की शुरुआत की 1893 में और शिवाजी फेस्टिवल की 1895 में शुरुआत करी। उन्होंने आर्य बांधव समाज को भी स्थापना किया। इन सभी समाज और फेस्टिवल से एक प्रो स्वराज, मतलब स्वराज की ओर झुकाव की फीलिंग्स पैदा हुई लोगों में, और ब्रिटिश के प्रति एक विरोध का भावना पैदा हुआ। तीसरा था पहला पॉलिटिकल मर्डर जो था यूरोपियंस का एट पूना ऑन 22 जून 1897 बाय चापकर ब्रदर्स, दामोदर एंड बालकृष्ण। ये दोनों भाई दामोदर और बालकृष्ण ने मिस्टर रैंड को अटैक किया, लेकिन गलती से लेफ्टिनेंट एमडेस्ट शॉट हो गए। यह घटना 22 जून 1897 को हुई। ये दोनों भाई हिंदू धर्म संघ से भी एसोसिएटेड थे। वीडी सावरकर ने 1899 में मित्र मेला की स्थापना करी, जो कि बाद में 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी के साथ मर्ज कर लिया गया। जैसा इटली में एक मैजनी यंग इटली मूवमेंट चला था, इटली को यूनिफाई करने के लिए, यूनाइट करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से एक आंदोलन अभिनव भारत सोसाइटी के द्वारा भी चलाया गया। नेक्स्ट था अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने नासिक डीएम जैक्सन की हत्या कर दी। इस घटना को नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं। तिलक ने इस मर्डर को तुलना किया अफजल खान की हत्या से, जिसको कि शिवाजी ने करा था। इस तुलना के कारण तिलक को 18 महीने की इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। बंगाल में अनुशीलन समिति 1902 में फॉर्म हुआ ज्ञानेंद्र नाथ बासु के द्वारा, और कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना प्रमोद मित्तर और जतेंद्र नाथ बनर्जी ने मिलकर किया, और बरिंद्र कुमार घोष भी थे। तो इस तरह से अनुशीलन समिति की स्थापना जो है ज्ञानेंद्र नाथ बासु, प्रमोद मित्तर, ठीक है, जतेंद्र नाथ बनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष, इन सभी ने मिलके एक साथ किया था। इस समिति ने, ठीक है, 2 पेपर्स भी पब्लिश किया गया। एक था संध्या, जिसको कि ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने पब्लिश करा था, और दूसरा न्यूज़पेपर था वंदे मातरम, जिसको कि अरविंदो घोष ने पब्लिश करा। फिर था कुछ और भी रीजनल समितिज बनाए गए, अनुशीलन समिति के क्षेत्रीय संगठन बनाए गए, जैसे कि डक्का अनुशीलन समिति, ठीक है, जिसको पुलिन बिहारी दास ने स्थापित किया, और इसी समिति के द्वारा द फेमस 12 डकैती कांड को अंजाम दिया गया 2 जून 1908 को। फिर था आत्मोन्नति समिति, जिसे बिपिन बिहारी गांगुली ने संगठित किया था, और भी बहुत सारे छोटे छोटे समितिज बनाए गए, जैसे कि सुहृद समिति, साधना समिति, स्वदेश बांधव समिति ऑफ बरिसल, बराती समिति ऑफ फरीदपुर। फिर प्रफुल्ला चक्की और खुदीराम बोस ने न्यायमूर्ति किंग्सफोर्ड, जज किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी मुजफ्फरपुर में। इस कांड के बाद चाकी ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया, जबकि खुदीराम बोस को फांसी पे लटका दिया गया। अब अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में 34 क्रांतिकारियों को
ट्रायल किया गया, जिसमें कि बरिंद्र घोष और अरबिंदो घोष दोनों भाई भी शामिल थे। रास बिहारी बोस, जो कि बंगाल और पंजाब के क्रांतिकारियों के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी थे, उनको मुख्य बोस जो थे वो मुख्य भूमिका निभाए वायसरॉय हार्डिंग के हत्याकांड में। ठीक है, अब पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में अजीत सिंह, जो कि भगत सिंह के चाचा थे, उन्होंने एक संस्था अंजुमन ए मोहिबन ए वतन का नेतृत्व करा और एक जर्नल पब्लिश किया जिसका नाम था भारत माता। ठीक है, फिर मद्रास में नीलकंठा ब्रह्मचारी और वंची अय्यर, इन दोनों ने भारत माता एसोसिएशन की स्थापना की और अय्यर ने तिरुवली डीएम की हत्या भी कर दी। कुछ क्रांतिकारी आतंकवाद, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म जो है, इंडिया के बाहर भी संगठित हुई। जैसे कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में करा 1905 में। उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम का पेपर भी पब्लिश किया और इंडिया हाउस की स्थापना की लंदन में। वीडी सावरकर के कलीग थे मदन लाल ढींगरा। इन्होंने 1909 में कर्जन विली की हत्या कर दी लंदन में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी पीवाईक्यू में कि मैडम जी भिकाजी कामा ने कहां पर झंडा फहराया था? तो उन्होंने स्टटगर्ट जर्मनी 1907 में भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराया था जब वो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस अटेंड करने गई थी। यह जो तिरंगा था वह 3 रंग का था, हरा, पीला और लाल। इनमें ये 3 रंग शामिल थे इस झंडे में। आइए अब देखते हैं गदर पार्टी मूवमेंट। 1907 में तारकनाथ दास ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कैलिफोर्निया यूएस में करा। उन्होंने एक जर्नल भी पब्लिश करा, फ्री हिंदुस्तान नाम का। 1913 में सोहन सिंह भकना, इन्होंने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना करी और क्या पब्लिश करा? गदर या हिंदुस्तानी गदर। ये साप्ताहिक न्यूज़पेपर था जिसे कि 4 भाषाओं में पब्लिश किया गया। ठीक है, अंग्रेजी में, उर्दू में, मराठी में और गुरमुखी में। यह जो वीकली पेपर था गदर नाम का, इसको 1857 क्रांति की याद में पब्लिश करा गया था। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के नेतृत्व में किया गया। सैन फ्रांसिस्को में ही युगांतर आश्रम से इस संगठन की कार्यवाही शुरू हुई। इस आश्रम का नाम युगांतर आश्रम पड़ा। क्यों? क्योंकि कलकत्ता में युगांतर नाम का एक जर्नल पब्लिश हुआ करता था। हमने बताया था ना, युगांतर जो था वो अरबिंदो घोष के द्वारा पब्लिश किया गया, जबकि युगांतर उनके भाई बरिंद्र घोष ने पब्लिश किया था। ठीक है, उसी न्यूज़पेपर के नाम पे युगांतर आश्रम की स्थापना की गई सैन फ्रांसिस्को में। अब राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला ऑफ जर्मनी एंड रशिया, इन दोनों ने मिलकर काबुल में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की। ठीक है, तो ये एक तरह से अस्थायी सरकार बनाया इन दोनों ने मिलकर काबुल में। अब बहुत ही फेमस एक इंसिडेंट हुआ था, कामागाटा मारू एपिसोड। ठीक है, ये जो कामागाटा मारू इंसिडेंट था ये 29 सितंबर 1914 को हुआ, जिसमें कि एक भरा पानी जहाज जिसमें सिख और पंजाबी मुस्लिम्स सवार थे और यह शिप इंडिया से कनाडा जा रहा था। उसको कनाडा के अथॉरिटीज ने वैंकूवर नाम की जगह से वापस लौटा दिया। रिटर्न होने पे इन सभी सिख और पंजाबी मुस्लिम जो लोग सवार थे, इन लोगों ने पुलिस के साथ कलकत्ता में बजबज बंदरगाह के पास भिड़ंत कर लिया। ठीक है, हाथापाई हो गई, क्लैश हो गया। इसी इंसिडेंट को क्या कहते हैं? कामागाटा मारू एपिसोड।
अर्ली रेवोल्यूशनरी एक्ट्स को। ठीक है, कैसे कैसे क्या क्रोनोलॉजी रहा। 1897 में रैंड मर्डर केस हुआ जो कि पूना में 22 जून को हुआ। इस इंसिडेंट में मिस्टर रैंड जो कि प्लेग कमिश्नर थे उन पे हमला हुआ, लेकिन संजोग से वो बच गए और उनके बदले लेफ्टिनेंट आयरेस्ट को गोली लग गई। इस हमले को अंजाम देने वालों में चापेकर ब्रदर्स मुख्य रूप से शामिल थे। दामोदर और बालकृष्णा दोनों भाई, दोनों को पकड़ लिया गया और फांसी पे लटका दिया गया। 1897 में ही तिलक के विद्रोही लिखावट जो कि मराठा और केसरी में पब्लिश हुआ था, उसके कारण उनको 18 महीने की कड़ी सजा सुनाई गई। 1899 में मित्र मेला नासिक में स्थापित की गई वीडी सावरकर के द्वारा 1902 में अनुशीलन समिति की गठन हुई और इस समिति को स्थापित करने वालों में से मुख्य रूप से पी मित्रा, जतेंद्र नाथ बैनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष शामिल थे। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा की गई। 1908 में 2 इंसिडेंट्स हुए। पहला मुजफ्फरपुर मर्डर केस, जिसमें कि जज किंग्सफोर्ड को मर्डर करने का प्रयास किया गया, लेकिन गलती से बॉम्ब जो है वो मिस्टर कैनेडी के गाड़ी पर लग गई और किंग्सफोर्ड बच गए और मिस्टर कैनेडी गुजर गए। ठीक है, इसमें प्रफुल्ला चाकी और खुदीराम बोस को दोषी पाया गया। प्रफुल्ला चाकी ने सुसाइड कर लिया और खुदीराम बोस को फांसी पे लटका दिया गया। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में मुख्य रूप से बरिंद्र घोष और अरविंदो घोष दोनों भाई शामिल थे। नेक्स्ट 1909 में मदन लाल ढींगरा ने कर्नल विली को शॉट कर दिया लंदन जाकर। और दूसरा मिस्टर जैक्सन जो कि नासिक के डीएम थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। 1910 में सतारा कॉन्स्पिरेसी हुआ। 1912 में दिल्ली षड्यंत्र हुआ जिसमें कि लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पे बॉम्ब फेंका गया और इसमें मुख्य रूप से रास बिहारी घोष और सचिंद्र नाथ सन्याल शामिल थे। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। मुख्य रूप से इसमें सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल शामिल थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि थर्ड और लास्ट पेज होगा आईएनएम का 1919 से लेकर 1947 तक। ठीक है, ओके देन, ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स।